गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी ट्वेल्थ बायोलॉजी में चैप्टर 3 पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोगों ने प्रीवियसली बहुत सारे टॉपिक्स को और सेक्शन को पढ़ा। अब मामला यह आता है कि प्रीवियस सेक्शन क्या था। तो प्रीवियस सेक्शन था हम लोगों का गैमेटोजेनेसिस का पहला पार्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस, और आज हम लोग शुरू करेंगे गैमेटोजेनेसिस का दूसरा पार्ट, ओजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम। फॉर्मेशन ऑफ ओवम की अगर बात की जाती है तो जिस तरीके से ह्यूमन मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसी तरह से ह्यूमन फीमेल में भी होता है, लेकिन ह्यूमन फीमेल में कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो पैदाइश से पहले, यानी फीमेल फोटस जब मदर के वॉम्ब में, मदर के यूट्रस में डेवलप करता है तो उसी दरमियान में बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्म हो जाता है। और फर्स्ट 25 वीक में फीमेल फोटस की उम्र जब 25 वीक होता है तब उस वक्त 2 मिलियन ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है। और ये 2 मिलियन ओगोनिया जो है वो माइटोसिस डिवीजन के जरिए प्राइमरी ओसाइट्स का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए आप देखिएगा बोर्ड पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये ओगोनिया हुआ, इसमें माइटोसिस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं द सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज सेम बट देयर नंबर शुड बी इंक्रीज। ये सारी एक्टिविटीज फोएटल लाइफ में होती है, यानी फीमेल फोएटस की पैदाइश से पहले। तो 2 मिलियन बना रहता है। जब पैदाइश हो जाता है तो पैदाइश से पुबर्टी के दरमियान का जो वक्फा होता है, जो टाइम पीरियड, उसको चाइल्डहुड बोलते हैं। और इस दौरान बहुत सारे ओगोनिया जो हैं वो डिजेनरेट करते हैं, खत्म होते हैं, मर जाते हैं। और लगभग 60,000 से 80,000 ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है। और पुबर्टी से लेकर के रिप्रोडक्टिव लाइफ जो होता है ह्यूमन फीमेल का लगभग 45 से 50 साल, जो हम लोगों ने प्रीवियस देखा, मेनार्क और मेनोपॉज 12 साल में अमूमन शुरू होता है, 45 से 50 साल के दरम्यान में रुक जाता है। हर महीने एक ओगोनिया मैच्योर करता है और मैच्योर करने के बाद ओवम एक रिलीज करता है। तो इस दरमियान में लगभग 450 ओवम का रिलीजिंग और 450 ओवम फॉर्म किया जाता है किसी फीमेल फोएटस के जरिए, क्योंकि एक महीने में एक होगा। आप लाइफ स्पैन निकाल लीजिए, 12 साल से लेकर 50 साल, 38 नॉट 38 होगा। और एक महीना में एक आता है, 12 से गुना कर दीजिए, 12 8 96, कैरी बचा 9, 12 36 9 45, लगभग 456, वही हम 450 बोलते हैं। यानी एक ह्यूमन फीमेल अपने लाइफ में लगभग 450 को हम रिलीज करती हैं, जबकि उनके बॉडी के अंदर पुबर्टी के वक्त 60,000 से 80,000 ओगोनिया होता है। लेकिन इनमें एट द टाइम ऑफ फोएटस फॉर्मेशन के दरमियान में लगभग 2 मिलियन ओगोनिया पाया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाती है कि ओजेनेसिस कहेंगे किसको, ओजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ oogenesis is the process of formation of functional haploid ova from the diploid germinal cells in the ovary or in female gonads। यानी ओजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस और प्रक्रिया है जिसमें फीमेल्स के ओवरी में या फीमेल के गोनाड्स में ओवम का फॉर्मेशन होता है। ये ओवम का फॉर्मेशन जो है वो डिप्लॉयड ओगोनिया से होता है और हैप्लॉयड गैमेट्स बनते हैं। इसमें 3 फेज आते हैं, जैसा हम लोगों ने देखा था। पहला होता है मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन फेज जो है वो ये फेज होगा। इस फेज की बात अगर की जाए तो 25 हफ्ता जब फीमेल फोएटस जो होती हैं वो मदर के वॉम्ब में जब डेवलप करती है तो 25 हफ्ते के दरमियान में ओगोनिया मैच्योर करता है, बड़ा होता है, उसकी संख्याएं बढ़ती हैं, जिसका फर्स्ट फेज हम लोग का मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाता है, जिसमें अपने संख्या को बढ़ाते हैं। इनका नंबर कितना होता है 200 मिलियन। उसके बाद इसमें मैच्योरेशन आता है। मैच्योरेशन के दरमियान में ये अपने आप को डेवलप करते हैं और बड़े होते हैं। सॉरी, मैच्योरेशन फेज नहीं होगा, ग्रोथ फेज होगा। बड़े होते हैं और डेवलप करते हैं। फिर स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होने के बाद बच्चे की
यानी कि फीमेल फोटस की पैदाइश होती है, बहुत सारे इसमें डीजेनरेट करते हैं। डीजेनरेट के बाद फिर जैसी पुबर्टी का वक्त आता है 12 साल लगभग, वहां से इनमें डेवलपमेंट शुरू होता है और उसके बाद एक्टिविटीज आ जाती है। दिस इज कॉल्ड मैच्योरेशन फेज। और इस फेज में हर एक महीने में ओवुलेशन होता है, ओवम रिलीज करता है। ओवम के रिलीजिंग के लिए बहुत सारे हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं GN गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, और FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन्स जो हैं वो गोनाड्स को स्टिमुलेट करते हैं, गोनाड्स को एक्टिव करते हैं, ताकि उसमें मौजूद ओवेरियन फॉलिकल्स में ग्रोथ हो और वहां से ओवम रिलीज करे। तो इस बात को हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन फीमेल्स में और ह्यूमन मेल में दोनों में ही हार्मोनल एक्टिविटीज होती है ओवम और स्पर्म के बनाने के लिए, और दोनों में सेम हार्मोन्स GnRH, FSH और LH वर्क करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पहला 25 हफ्ता में ये वर्क एक्टिविटीज होती है। पैदाइश से पहले लूमिनेंट बन जाएगा, फिर उसमें 25 हफ्ते के बाद माइटोसिस होगा, ग्रैन्युलोसाइट्स बनेगा, स्टॉप। इस वक्त 200 मिलियन ओवनिया होता है। पैदाइश हो गई, चाइल्डहुड और पुबर्टी यानी बर्थ से पैदाइश के दरमियान चाइल्डहुड, तो इसमें बहुत सारे ओवनिया डिवीजन करते हैं। 60,000 से 80,000 बचते हैं। पुबर्टी से हर महीने एक ओवम का रिलीजिंग शुरू हो जाता है। एक ओवम का रिलीजन जब शुरू हो जाएगा तब मामला यहाँ पर यह आता है कि एक अपने लाइफ स्पैन में जो रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन होता है 450 ओवम रिलीज करते हैं फीमेल्स। इस तरीके से ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ ओवम देखेंगे हम लोग। अब उनका बात आएगा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो ओवम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओवम का स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये विदाउट शेल और विदाउट योक होता है। दैट मीन्स कि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई हार्ड कवरिंग नहीं होता है और इसके में योग नहीं पाया जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद योग जो होता है ओविपेरस में वो नॉरिशमेंट का काम करता है, लेकिन चूंकि इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और माँ के बॉडी से फोटस सीधा करेक्ट रहता है, इसलिए माँ से ही ब्लड के जरिए नॉरिशमेंट मिलता है। इसमें किसी प्रकार का योग नहीं पाया जाता है, इसके ऊपर कोई कड़ा आवरण शेल नहीं पाया जाता है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक न्यूक्लियस हो गया जो फ्यूज करता है स्पर्म के न्यूक्लियस से। दूसरी बात आ गई हम लोगों की कि इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम लोग ओप्लाज्म बोलते हैं। सेल के अंदर भरा है बोलते हैं साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ओवम के अंदर जो भरा होता है उसको बोलते हैं ओप्लाज्म। इसके ऊपर जो कवरिंग होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद इसमें 2-3 लेयर और होते हैं। ये आपको कहला रहा है, ये कवर है जोना पेनिसुला, ये भी कवर है कोरोना रेडियाटा। इसमें एक या दो छोटे छोटे बडीज होते हैं दैट इज कॉल्ड पोलर बडीज। इसमें 2 अपोजिट साइड पोल होते हैं, एक पोल कहलाता है एनिमल पोल, दूसरा कहलाता है वेजिटियल पोल। ये इसके स्ट्रक्चर हो गया। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये नॉन मोटाइल है, ये स्टेशनरी होता है और इसको फर्टाइल करने के लिए स्पर्म को रास्ता तय करके आना पड़ता है और इसको फर्टाइल करता है। तो ओवम की अगर बात करें तो ओवम स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कवरिंग होती है। सबसे बाहर वाले कवरिंग को कोना रेडियाटा बोलते हैं, उसके अंदर वाले हमें बोलते हैं जोना पेनिसाटा। फिर उसके अंदर होता है मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो लिक्विड भरे होते हैं दैट इज कॉल्ड ओप्लाज्म। ओप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। उसके बाद इसमें कई बडीज होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, एक या 2 बडीज होते हैं पोलर बडीज। 2 अपोजिट पोल होते हैं, एक पोल कहलाता है एनिमल पोल, दूसरा पोल रहता है वेजिटियल पोल। इस तरीके से हम लोगों का ये
ओवम का स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोगों को वुमेन फीमेल्स में बहुत ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है जो प्रीमेट्स की खासियत है। प्रीमेट्स तो बताया गया था हम लोगों को शुरू में कि वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को फॉलो करते हैं उसको प्रीमेट्स बोलते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसी एक्टिविटीज, एक ऐसा फिनोमिनन है जो ह्यूमन फीमेल में पाया जाता है। इसमें एक खास तरह का ओवेरियन साइकिल चलता है जिसमें ओवरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल अपने आप में चेंजिंग और बदलाव लाते हैं ताकि वो आसानी से फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। ये एक्टिविटीज़ हर 28 डेज और 29 डेज लूनर मंथ पर कंप्लीट होता है, इसलिए इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इसके 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज कहलाता है मेंस्ट्रुअल फेज, इसको हम लोग ब्लीडिंग फेज या मिल्क फेज के नाम से भी जानते हैं। दूसरा कहलाता है फॉलिकुलर फेज, इसका भी 2 नाम है, प्रोलिफरेटिव फेज और एस्ट्रोजन फेज। और तीसरा कहलाता है ल्यूटियल फेज, जिसको हम लोग सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। तो असल मामला है कि ये 3 फेज है क्या? तो सबसे पहले जान लीजिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो ह्यूमन फीमेल की ओवरी में होने वाले चेंजिंग और बदलाव को शो करता है। ये चेंजिंग और बदलाव 28 डेज और 29 डेज में पूरा होता है, इसलिए इसको हम लोग 1 लूनर मंथ भी कहते हैं। दूसरी बात, इसके 3 फेज होते हैं, 1, 2, 3। पहला फेज वो फेज है जिस फेज में ह्यूमन फीमेल्स के जेनिटल ट्रैक्ट वजाना से सम अमाउंट ऑफ ब्लड, म्यूकस और मिक्सचर ऑफ लिक्विड सब्सटेंस स्वॉलो करता है। 3 से 5 दिन तक ये फेज चलता है, इसलिए इसको हम लोग मेंस फेज भी कहते हैं। दूसरा फेज कहलाता है प्रोलिफरेटिव फेज, 3 से 5 दिन तक का मामला इसमें आता है। दूसरा कहलाता है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो सेकंड फेज है। इस फेज में मेंस का फ्लो होना, ब्लड का फ्लो होना रुक जाता है। अब एक सवाल आएगा कितना ब्लड फ्लो होता है, तो 50 से 75 इतना ब्लड फ्लो होता है। किसी में ज्यादा भी होता है तो वो अलग मामला है, लेकिन जनरली 50 से 75 ml का फ्लो होता है। उसके बाद सेकंड फेज आता है प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज। इस फेज में मामला ये होता है कि मेंस का फ्लो रुक जाता है। उसके बाद जो हार्मोन्स है अपने जो ग्लैंड्स है वो अपने हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और हार्मोन रिलीज होने के बाद वो ओवरी में गिराफिन फॉलिकल्स पर अपनी एक्टिविटीज शुरू कर देता है और इस एक्टिविटीज के फलस्वरूप जो भी प्रोसेस होते हैं उसमें ओवुलेशन का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसमें ओवम रिलीज करता है और ओवम जो रिलीज करता है वो मिडिल ऑफ दी साइकिल रिलीज करता है, आमतौर पे 14 डेज प्लस माइनस 2 डेज, यानी कि 28 का 14 दिन, 2 दिन कम 2 दिन ज्यादा भी हो सकता है। ये फेज 6 से 12 दिन का होता है। 6 से 12 दिन का फेज होता है। दैट मीन्स कि आप देखिए 5 दिन तक ये चला, 12 5 17 डेज। तो लास्ट जो होगा हम लोगों का वो 10 से 12 दिन का होगा। ल्यूटियल फेज ये वो फेज है जिस फेज में बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्मेंस होता है। असल मामला ये है कि एक सवाल पूछा जाएगा कि आखिर मेंस फ्लो क्यों होता है। फ्लो मतलब हो गया कि बहना, तो मेंस में क्या फ्लो होता है? सम अमाउंट ऑफ ब्लड, म्यूकस, सेरस एक्सेट्रा। तो इसको इस तरह से समझ लीजिए आप कि जब ओवम रिलीज करता है तो ओवम के रिलीज करने के बाद बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। उस एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं, उस एक्टिविटीज को कहा जाता है प्रिपरेशन फॉर द रिसीविंग ऑफ स्पर्म के रिसीव करने के लिए प्रिपरेशन करना। यानी कि ओवरी का जो इंटरनल वॉल होता है, इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम लाइनिंग, वो स्वेलिंग और स्मूथ हो जाता है। उसके अंदर ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होने लगता है
उसकी लाइनिंग जो है वो मोटी हो जाती है, गद्देदार हो जाती है, ताकि अगर स्पर्म से ओवम फर्टाइल कर जाए तो फर्टिलाइजेशन के बाद उसको वहां डेवलपमेंट किया जा सके। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब वो सारी की सारी प्रिपरेशन तैयारी बेकार हो जाती है, इसलिए वो ऊपर की लाइनिंग यानी इंडोमेट्रियम ओवरी के यूटेरस के जो ऊपर की लाइनिंग होती है, इसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो टूट जाता है और टूटने के बाद वो वेजाइना के जरिए फ्लो करता है, इसलिए उसमें कुछ कुछ अमाउंट ऑफ खून और सब्सटेंस बहते हैं, तो इसलिए ये मेंस और ये साइकिल फॉलो होता है। अब मामला ये है कि जैसे सेकंड फेज में देखा गया कि पहले मेंस फॉलो हो गया, सेकंड फेज में जो मामला है उसमें ओवम बनता है, कुछ रिपेयरिंग होती है ताकि अंदर में जो ब्रेकिंग हुई थी, रप्चरिंग हुआ था, वो सही हो जाए। फिर उसके बाद जैसे थर्ड फेज में आके ल्यूट्रल फेज का मामला ये कि जैसे ओवम रिलीज कर जाता है तो ओवम रिलीज करने के बाद ओवरी में एक वैकेंट प्लेस बचता है, उस वैकेंट प्लेस में एक टेम्पोररी हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, उस हार्मोन को हम बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। इस हार्मोन के बनने से ये हार्मोन तैयारी करने लगता है कि अगर ओवम रिलीज कर गया है और स्पर्म आ जाए तो फ्यूज करेगा, तो फ्यूज करने के बाद उसकी तैयारी की जाए, तो फिर से वही एक्टिविटीज फॉलो हो जाती है, द सोइलिंग ऑफ endometrium of uterus and the formation of new blood vessels for the nourishment of the fertilized egg। ये सब एक्टिविटीज होती रहती है, इससे आधा काम हो जाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर से ये ब्रेक करता है और उसके बाद टूट जाता है, और ये एक्टिविटीज हर महीने फॉलो होती रहती है। दिस एक्टिविटीज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये ह्यूमन फीमेल्स या प्रीमेंट्स में फॉलो करता है। इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन फीमेल का एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज है जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में और प्रीमेट्स में फॉलो होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का आएगा वो आ जाएगा हम लोग का फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।